नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अमेरिका और मिस्र की यात्रा से लौटकर प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने मणिपुर में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति को बहाल करने और वहां की स्थिति को सामान्य बनाने के उपायों पर अमल करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि मणिपुर में हिंसा को भर के अब लगभग 2 महीने हो चले। राजनीति विज्ञान के एक प्रोफेसर थे, पॉल रिचर्ड ब्रास। अमेरिकन मूल के थे, हार्वर्ड से बीए किया, फिर शिकागो विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए किया और फिर इसी विषय से उन्होंने पीएचडी भी की। उन्होंने भारतीय राजनीति पर कई किताबें लिखी। उनकी एक किताब है द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्पररी इंडिया विथ इंडियन पॉलिटिक्स। अब मैं इस किताब का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस किताब में इन्होंने संस्थागत दंगा प्रणाली यानी इंस्टीट्यूशनल राइट सिस्टम की चर्चा की। यह शब्द दंगों की नाटकीय उत्पत्ति यानी कि प्लान्ड राइट सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। उन्होंने इस किताब में संस्थागत दंगा प्रणाली को 3 कैटेगरी में विभाजित किया है: तैयारी यानी प्रिपरेशन, सक्रियन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन और स्पष्टीकरण यानी क्लैरिफिकेशन। हालांकि उनकी पुस्तक और वह जो शब्द है IRS इंस्टीट्यूशनलाइज्ड राइट सिस्टम हिंदू मुस्लिम दंगों की उस समय की परिस्थिति पर लिखित था, लेकिन मैं यहाँ उनकी किताब और संस्थागत दंगा प्रणाली की चर्चा मणिपुर हिंसा के संदर्भ में कर रहा हूँ, जो कहीं न कहीं इस प्रणाली से मिलता है। लगभग पिछले 54-55 दिनों से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। यह हिंसा 3 मई को शुरू हुई और उतार चढ़ाव के बाद 15 मई को बंद भी हुई। फिर गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर जाते हैं और वहां के सामाजिक संगठनों, पहाड़ी आदिवासी परिषद, कुकी प्रमुख संघ और अन्य परिषद के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करते हैं और उस समय ऐसा लगा मानो अब सब कुछ रास्ते पर आ गया। फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि दबी हुई हिंसा फिर से भड़क उठी। बीते 54-55 दिनों में हिंसा भीषण रक्तपात और जनसंहार का रूप ले लेती है। इस हिंसा में अब तक 125 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हो चुके हैं। तो सवाल यह है कि बीच में शांत हो चुकी हिंसा गृह मंत्री के दौरे और सार्थक बातचीत के बावजूद कैसे शुरू हो जाती है? तो हो न हो यहाँ IRS यानी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड राइट सिस्टम काम कर रहा है। देखिए, मणिपुर आज जल रहा है। जो वहां की स्थिति है वह चिंताजनक है, लेकिन आग स्वतः नहीं लगती। हाँ, मतभेद, विरोध और छिटपुट हिंसा कभी कभी अधिकारों की लड़ाई और नासमझी से हो सकती है, लेकिन अगर हिंसा जनसंहार का रूप ले ले तो कहीं न कहीं षड्यंत्र की आशंका होती है। तो मणिपुर के हिंसा के कई कारण हैं, लेकिन जो लोगों को बताया जाता है, मैं उस कारण के बारे में सारांश में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो वर्तमान विवाद यह है कि मैतेई जनजाति संघ की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश M मुरलीधरन ने केंद्र के जनजातीय मंत्रालयों की 10 वर्षों से लंबी सिफारिश को पेश करने को कहा है। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने को कहा गया और मैतेई समुदाय को 2012 से ही जनजाति का दर्जा देने की मांग की जा रही है। और मांग का आधार क्या है? तो जिन्होंने याचिका डाली है उन्होंने उच्च न्यायालय में बताया कि 1949 में मणिपुर का भारतीय संघ में विलय हुआ था और उससे पहले जो मैतेई जाति के लोग यहाँ हैं, उन मैतेई समाज को यहाँ जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। और उनकी दलील क्या है कि मैतेई को जनजाति का दर्जा देना इस समुदाय, उसके पूर्वजों की जमीन, परंपरा और भाषा की रक्षा के लिए आवश्यक है। अच्छा, उस याचिका में यह भी कहा गया है कि मैतेई को म्यांमार सीमा से आए अवैध घुसपैठियों को अतिक्रमण से बचाने के लिए भी संवैधानिक कवच की आवश्यकता है। तो पहली नजर में यह क्या दिखता है कि मणिपुर की हिंसा यहाँ के 2 मुख्य समुदाय मैतेई और कुकी के संघर्ष के कारण, लेकिन मूल रूप में
हिंसा के कई कारण हैं। पहला, एक पक्ष की भूमि पर नियंत्रण और दूसरे पक्ष के फैलाव की चाहत। दूसरा है ईसाई मिशनरियों द्वारा कूकी समुदाय के बीच मैतेई के विरुद्ध भ्रम फैलाना। तीसरा कारण है नशे का कारोबार और आतंकी गठजोड़ पर सरकार द्वारा सख्ती। और चौथा है कन्वर्जन। तो इन कारणों पर आने से पहले हम थोड़ा मणिपुर की भौगोलिक और वास्तविक स्थिति को समझ लेते हैं। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ है आभूषणों की भूमि। अंग्रेजों के समय में मणिपुर एक रियासत था और बाद में यहाँ के राजा बोधचंद्र सिंह ने सितंबर 1949 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। फिर 72 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यहाँ 60 सदस्यीय विधानसभा और लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट आती। उत्तर में इसके नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में आसाम और पूर्व में म्यांमार है, जहां से हमेशा अवैध घुसपैठ की खबरें आती हैं। क्षेत्रफल लगभग 22,000 किलोमीटर है और मैतेई यहाँ के मूल निवासी हैं जो घाटी क्षेत्र में रहते हैं। इनकी भाषा मितिलोन है, जिसे हम सभी मणिपुरी भाषा कहते हैं। तो जिन कारणों की मैं चर्चा कर रहा था कि एक पक्ष की भूमि पर नियंत्रण और दूसरे की फैलाव की चाहत, तो मैतेई प्रदेश की कुल जनसंख्या का 53% है, लेकिन इनके पास महज 10% बसावट भूमि, जबकि कुकी समुदाय की जनसंख्या 10% है, जबकि इनके लिए 90% पर्वतीय क्षेत्र संरक्षित है। कुकी समुदाय का हिंसा और रक्तपात का इतिहास रहा है और यह किसी भी कीमत पर पर्वतीय क्षेत्रों में अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहते और इन्हें म्यांमार के अप्रवासी कुकी विद्रोहियों का भी समर्थन प्राप्त है। यह जिस क्षेत्र में बसे हुए वह भारत सरकार के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रवेश द्वार है और कुकी इन क्षेत्रों पर अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं, जबकि मैतेई समुदाय पर भूमि का अत्यधिक दबाव है और उन्हें बसावट के लिए यानी बसने के लिए भी जमीन चाहिए। लेकिन कुकी समेत तमाम जनजाति समुदाय मैतेई समुदाय को जमीन देना नहीं चाहता और इससे क्या हुआ? इससे मैतेई समुदाय में कुकियों के प्रति नफरत की भावना जन्म ली। दरअसल कुकी समेत जो वहां अन्य 34 जनजाति समुदाय हैं, उनके मन में मिशनरियों के द्वारा यह बात बैठा दी गई कि मैतेई पहले से ही साधन संपन्न है और अगर इन्हें जनजाति का दर्जा मिल गया तो पहाड़ी भूमि, सरकारी नौकरी सहित अन्य सुविधा को ये भी हड़प लेंगे। और इसी कारण कुकी समुदाय का ना तो मैतेई पर और ना ही वो सरकार पर भरोसा करने को तैयार है। जबकि कुकी, जोमी और अन्य समुदाय इन पर्वतीय क्षेत्र में जो संरक्षित वन्य क्षेत्र है, जिस पर केवल सरकार का अधिकार होता है, संरक्षित वन्य क्षेत्र और जो वेटलैंड है उसका भी मनमाने तरीके से भूमि कब्जा कर उपयोग में लाते हैं और इस उपयोग के कारण कहीं न कहीं वन्य जीवन को भी नुकसान पहुंचता है। मतलब कि यह संरक्षित वन्य क्षेत्र है, यहाँ निजी संपत्ति की सख्त मनाही है, फिर भी ये संसाधनों का निजी संपत्ति की तरह उपयोग करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो कानून की आड़ में जमीनों को हथियाने का काम वर्षों से चला रहा है। दूसरा कारण है नशा और आतंकी गठजोड़। इसका एक कोण अफीम की खेती, नशे का कारोबार और म्यांमार के आतंकी संगठनों से गठजोड़ भी। पहले यहाँ रहने वाले लोग गांजे की खेती किया करते थे और अत्यधिक लाभ की मंशा में फिर धीरे धीरे अफीम की खेती शुरू हुई। समय के साथ साथ अफीम की खेती और उसका व्यापार ही वहाँ रहने वाले लोगों के रोजगार का मुख्य बिंदु बन गया। और हालात अभी यह है कि नशे का कारोबार मणिपुर से लेकर लाओस और कंबोडिया, म्यांमार तक फैला हुआ है। वर्तमान राज्य सरकार ने अफीम और नशे की खेती को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, अफीम की खेती पर रोक लगाने के साथ नशे के तस्करों पर जो कार्रवाई की गई, उससे भी कहीं न कहीं इन लोगों में नाराजगी। तीसरा का जो कारण है वह है मिशनरियों की मनमानी और कन्वर्जन। अनुच्छेद 371C का जिसने सबसे अधिक फायदा उठाया है वह है ईसाई मिशनरी। मणिपुर के जनजातीय संरक्षित क्षेत्रों में
गैर जनजाति कोई जमीन खरीद नहीं सकती, लेकिन ईसाई संगठनों ने इन क्षेत्रों में व्यापक भूमि अर्जन किया। यहाँ तक कि वन्य संरक्षित क्षेत्रों में जहाँ निजी संपत्ति की सख्त मनाही है, वहाँ भी ये कुकी, नागा, जूमी ईसाई मिशनरी बसावट बढ़ाते हुए गांव बना लेते हैं। रातों रात बांस के छप्पर और 4 दीवारी वाले चर्च कर दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद सैकड़ों एकड़ संरक्षित सरकारी जमीन अपने कब्जे में कर लिया जाता है। तो यहाँ चर्च, भूमाफिया और नशा तस्करों का एक ट्रायोड चलता है। कन्वर्जन होता है, अफीम की खेती की जमीन मिली और ये बैठे बिठाए करोड़ों कमाते हैं। तो वर्तमान सरकार ऐसी कई कन्वर्टेड कृत्रिम गांवों को हटा चुकी। अभी जो हिंसा शुरू हुई उससे ठीक पहले वहाँ चूड़ाचांदपुर क्षेत्र में वहाँ के एक अवैध गांव पर सरकार का बुलडोजर चला। तो सरकार की इस तरह की कार्यवाही चर्च और कुकी जोमी में जो नशे के कारोबारी, जो प्राकृतिक संसाधनों के लुटेरे हैं, इन लोगों को सरकार की कार्रवाई समय समय पर टीस देते रहती है। लिहाजा इन गठजोड़ों ने जनजातीय अधिकारों का मामला उठाया और आज जो हिंसा भड़क रही वह सबके सामने। कन्वर्जन में लिप्त चर्च, विदेशी पूंजी और नशा अपराध के इस ट्रायोड ने पिछले 100 वर्षों में पूर्वोत्तर भारत में जमकर उपद्रव किया है। अब आप देखिए कि मणिपुर में 1901 में 96% हिंदू थे, जो 2021 में मात्र 49% बच गए। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि एक तरफ भारत का न्यायालय है, सनातनी मैतेई लोग हैं, सरकार है, तो दूसरी तरफ कन्वर्जन में लगा चर्च, अफीम के तस्कर हैं, अवैध हथियारों के व्यापारी। तो अब जो यह लड़ाई वह वर्चस्व की, अब तक जो करते आ रहे थे उस पर लगे अंकुश के कारण। मणिपुर का जो वर्तमान संकट है वह संकेत है कि पूर्वोत्तर भारत का यह रोग बहुत पुराना और गहरा है। लेकिन संतोष इस बात का है कि वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार इस उपद्रवी रोग की पहचान हो चुकी है, और जब रोग की पहचान होती है तभी उसका उपचार संभव हो पाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।